हम लोग का लेसन 5 खत्म हो गया है। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेसन 6 मैथ का ट्रायंगल। लिखो सबको त्रिभुज, अगला चैप्टर होगा त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा छोटा बात समझ लेते हैं त्रिभुज के बारे में। देखिए त्रिभुज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास में भी पढ़े हैं, 7 क्लास में भी पढ़े हैं, 8 में भी त्रिभुज पढ़े हैं, 9 में भी पढ़े हैं और 10 में भी आके अब पढ़ने वाले हैं। लेकिन 9 क्लास में स्पेशली आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज का सर्वांग समता, और 10 क्लास में भी स्पेशल त्रिभुज का हम लोग को एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है जिसको बोलते हैं समरूपता। अब ये समरूपता क्या है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले त्रिभुज का छोटा छोटा बात हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद मेन टॉपिक में हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए त्रिभुज और लिखिए त्रिभुज का डिफिनेशन। लिखिए त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लिख लिए। अब स्टार करके लिखते जाइएगा, स्टार मार्क देते जाइए और पॉइंट वाइज लिखते जाइए। ठीक है, पहला त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा पॉइंट लीजिए, त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए एक ट्रायंगल हम लोग समझते हैं। तो ये देखिए ट्रायंगल, आपके पास त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति होगा और बंद होगा। ये जो होता है आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे त्रिभुज जो है इसमें हम लोग ABC इसका नाम देते हैं। जब भी नाम दिया जाता है किसी भी आकृति का तो कैपिटल लेटर यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो A लिखे इस पॉइंट को बतलाता है, ये B लिखे इस पॉइंट को बतलाता है और C लिखे इस पॉइंट को बतलाता है, मतलब ये शीर्ष है, वर्टेक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, और इस भुजा के सामने वाला जो लंबाई होगा, इसको अगर लंबाई दर्शाना है तो स्मॉल a लिखेंगे, इसका लंबाई दर्शाना है तो B के सामने आ गया तो स्मॉल b लिखेंगे, और इसके सामने अगर इसका लंबाई दिखाना है तो स्मॉल c लिखेंगे। बात समझ में आया। त्रिभुज का 3 कोण है, तो पहला कोण मान लीजिए a है, दूसरा कोण b है और तीसरा कोण जो है आपका वो c है। मान लेते हैं इसका नाम x है, इसका नाम है y और इसका नाम है z। तो हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि x + y + z बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। उसी के बाद हम लोग ये बोले थे कि 2 भुजाओं का सम जो होगा, मतलब 2 भुजाओं का जो जोड़ होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो जैसे ये लंबाई a है और ये लंबाई b है, तो अगर हम a लंबाई और b लंबाई को जोड़ें तो ये हमेशा बड़ा होगा c से। उसी तरह a लंबाई को c लंबाई के साथ जोड़ें तो हमेशा बड़ा होगा b से। उसी के साथ अगर b लंबाई को c लंबाई के साथ जोड़ें तो हमेशा बड़ा होगा a से। समझ में आ गया। अब बंद आकृति और खुला आकृति क्या होता है इसके बारे में आपको पता है? नहीं पता है तो देख लेते हैं कि अगर वैसा आकृति, जैसे मान लीजिए हम एक सर्कल बनाते हैं, ये देखिए, तो ये जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पर एंड हो गया तो इसको बंद आकृति बोलेंगे। और मान लीजिए ये सर्कल हम ऐसे बनाएं तो हम देख रहे हैं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो गया, तो ये खुला आकृति हो गया। बात समझ में आया। तो बंद त्रिभुज हमेशा बंद आकृति होगा, खुला आकृति नहीं होगा। ठीक है, तो ये था त्रिभुज का एक बेसिक नॉलेज जो हम लोग जनरली जानते हैं। अब हम लोग 9 क्लास का बात करते हैं जिसमें हम लोग पढ़ते थे त्रिभुज का सर्वांग समता। ठीक है, अगर हम त्रिभुज का सर्वांग समता का बात करें, त्रिभुज का सर्वांग समता का बात करें तो आपको पता है कि हम लोग 5 ठो रूल पढ़े थे 9 क्लास में। त्रिभुज का सर्वांग समता का कितना रूल पढ़े थे? 5 रूल। कौन कौन वो रूल था? पहला वो था S मतलब भुजा भुजा भुजा। दूसरा रूल क्या था आपका? SAS। तीसरा रूल क्या था आपका? बोलो ASA। चौथा रूल क्या था आपका? AAS। और 5वां रूल क्या था आपका? RHS। ये स्पेशल रूल होता है समकोण त्रिभुज के लिए। और आप लोग ध्यान से देखे होंगे, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होता था, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांगसमता का जो निशान होता था उसमें आप इस तरह का साइन देते थे। बात समझ में आए। तो ये जो निशान है, ये 2 लाइन, इसको बोलते हैं बराबर। इसको क्या बोला जाता है? बराबर का निशान। और ये जो सिंगल ऐसे किया हुआ है इसको बोलते हैं समरूप। इसको क्या बोलते हैं? समरूप। इसका मतलब बराबर और समरूप ये दोनों मिल के सर्वांगसम बनाता है। दोनों मिल के क्या बनाता है? सर्वांगसम। तो अब स्पेशली हमको सिर्फ इसको पढ़ना है जिसको हम लोग समरूपता बोलते हैं। अब ये समरूपता क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो समरूप मतलब क्या होता है? रूप समान।
समरूप मतलब रूप समान होना चाहिए। और सर्वांगसम का मतलब होना चाहिए, सर्वांगसम का मतलब होता था हर अंग समान। मतलब कि अगर दो त्रिभुज का सर्वांगसमता का बात करते थे तो त्रिभुज का तीनों भुजा, त्रिभुज का तीनों कोण ये बराबर होना चाहिए था। लेकिन समरूप का जब बात करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, तीन कोण बराबर होगा ये तो तय है, और भी आकृति समरूप हो सकता है। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग जेरोक्स कॉपी करवाने जाते हैं तो जेरोक्स कॉपी जब हम लोग करवाते हैं, फोटोकॉपी जो करवाएंगे, तो जब एग्जैक्ट फोटोकॉपी निकाल लीजिए आप, तो उसको हम लोग सर्वांगसम बोलते हैं। लेकिन अगर उसी को 50% करके निकालिए, छोटा करके निकालिए, बड़ा करके निकालिए, तो दिखेगा सेम, लेकिन क्या साइज सेम है? तो साइज जब सेम नहीं होगा लेकिन एक जैसा दिखेगा तो उसको हम लोग समरूप बोलते हैं। जैसे जुड़वा बच्चा पैदा हुआ तो सर्वांगसम, अगर जुड़वा बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या होगा? सर्वांगसम। मतलब उसका एक एक चीज एक समान है। लेकिन मान लीजिए एक बाप का शकल बेटा से मिल गया तो बोलेंगे उसका रूप इसके साथ मिल रहा है, नहीं बोलते हैं बिल्कुल बाप पे गया है, बोलते हैं कि नहीं? तो वो रूप मिला तो उसको बोलते हैं समरूप। समझ में आया? तो समरूप होने के लिए क्या जरूरी है? समरूप होने के लिए, कोई भी दो आकृति का समरूप होने के लिए जरूरी है कि जो आकृति बना हुआ है उसमें जितना भुजा है उसका अनुपात बराबर होना चाहिए और कोण बराबर होना चाहिए। बात समझ में आया? तो अगला हेडिंग डालेंगे समरूप आकृतियां। इन्हीं दो आकृतियों को किन्हीं दो आकृतियों को समरूप तब कहा जाता है जब दोनों आकृतियों की संगत भुजा का अनुपात बराबर हो और उनके संगत कोण बराबर हों, अब समरूपता का कुछ एग्जाम्पल दीजिए जो हमेशा समरूप होगा। जैसे वृत्त, अगर हम दो वृत्त बनाएं तो उसमें भुजा का कोई बात ही नहीं है, तो वृत्त हमेशा क्या होगा? समरूप होगा। वृत्त हमेशा क्या होगा? समरूप। वर्ग हमेशा समरूप होगा, वर्ग क्या होगा? समरूप होगा। फिर आपका समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज नहीं, समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होगा। तो लिखिए वृत्त, अगला पॉइंट लेके लिखो, वृत्त, समबाहु त्रिभुज, कॉमा देके, वृत्त, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, अगर इतना बात आपको समझ में आ गया तो हम लोग जो आपका 6.1 एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, निकालिए 6.1। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है आपको रिक्त स्थान को भरना है। पहला देखिए, सभी वृत्त रिक्त स्थान होते हैं, समरूप की सर्वांगसम? समरूप, जितना भी वृत्त होगा समरूप होगा। अच्छा, सर्वांगसम वृत्त क्या होता है बताओ? सर्वांगसम वृत्त क्या होता है? नहीं, कोण कहाँ वहाँ आ गया वृत्त में? सर्वांगसम वृत्त का मतलब होता है कि दो वृत्त को सर्वांगसम तब बोला जाता है जब दोनों वृत्त का त्रिज्या बराबर हो। बात समझ में आया? और बाकी कोई भी वृत्त बना लीजिएगा वो हमेशा समरूप होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सभी वर्ग रिक्त स्थान होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तीसरा, सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए,
भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खाली स्थान हो और उनके संगत भुजाएं खाली स्थान हो। संगत कोण क्या हो? बराबर हो, और संगत भुजाएं समानुपाती, मतलब उसका अनुपात समान हो। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला समरूप आकृतियां और दूसरा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 6.1 का बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में पहला आपको समरूप आकृति का उदाहरण देना है, समरूप आकृति, ठीक है। और दूसरा जो समरूप नहीं है, जो समरूप नहीं है, ठीक है। तो समरूप आकृति का उदाहरण दीजिए। तो पहला देखिए वृत्त बना लीजिए, ये समरूप है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं वर्ग बना लीजिए, ये चारों भुजा बराबर होना चाहिए, ये आपका समरूप है। इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त, इसको बोलते हैं वर्ग। तो दो उदाहरण देना है। आप तीसरा उदाहरण चाहे तो समबाहु त्रिभुज बना लीजिएगा। जो समरूप नहीं है तो मान लेते हैं ये देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, और एक बना लेते हैं आपका समबाहु त्रिभुज। देखिए तो क्या ये दोनों समरूप नज़र आ रहा है? तो ये समरूप नहीं है, ABC, और ये हो गया PQR। मान लेते हैं हम एक वर्ग बना लेते हैं और एक आयत बना लेते हैं, तो ये भी आपका समरूप नहीं है, ठीक है। ये क्या है आपका वर्ग और ये क्या है आपका आयत, तो ये आपका समरूप नहीं है। बात समझ में आए? तो बस दो दो एग्जाम्पल देना था, हम लोग दे चुके हैं। बना लीजिए इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो डायग्राम बना हुआ है किताब में, ये हम बोर्ड में बना दिए, ध्यान से देखिए। आपको बताना है कि जो दो चतुर्भुज है, ये दोनों चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। तो समरूप होने के लिए हम क्या शर्त बताए हैं? पहला शर्त ये है कि दोनों आकृति का जितना भी भुजा है सब भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो कोण होगा वो कोण भी, संगत कोण जो होगा वो भी बराबर होना चाहिए। तो पहले चेक करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसका संगत भुजा ये देखें तो 1.5 का पहाड़ अगर पढ़े तो 1.5 गुना 2 3, 1.5 दूना के 3, 1.5 दूना के 3 और 1.5 दूना के 3, मतलब अनुपात क्या है? बराबर। बात समझ में आया? हर भुजा का दुगुना ये है, जैसे इसका 2 गुना ये है, इसका 2 गुना ये है, इसका 2 गुना ये है और इसका 2 गुना ये है, यानी कि अनुपात, भुजा का अनुपात तो बराबर हो गया। मतलब हमको दिख रहा है कि अगर हम PQ बटा AB निकाले तो बराबर है किसका? QR बटा में BC, बराबर है RS बटा में आ जाएगा CD, बराबर है इसका हो जाएगा SP बटा में आ जाएगा DA। यानी कि चारों भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात क्या हो गया? बराबर। लेकिन हम क्या देखते हैं कि एंगल P जो है वो 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। लेकिन एंगल A जो है 90 डिग्री है। क्या एंगल P 90 डिग्री दिख रहा है? नहीं। यानी कि एंगल A डज नॉट इक्वल टू एंगल P, मतलब दोनों एंगल बराबर नहीं है। और अनुपात बराबर केवल हो जाए तो हम इसको समरूप नहीं बोल सकते हैं। इसके साथ में क्या बराबर होना चाहिए? एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो बताइए ये दोनों आकृति समरूप है? नहीं। तो लिख देंगे कि दोनों आकृति, तुम्हारा त्रिभुज या क्या है तुम्हारा PQRS ये समरूप नहीं है। किसका? ABCD का, ठीक है। बना लीजिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो 6.1 हम लोग का क्या हो गया? कंप्लीट। अब हम लोग को जानना है त्रिभुजों के समरूपता के बारे में। जैसे त्रिभुज का सर्वांग समता का कसौटी होता है, उसी तरह त्रिभुज के समरूपता का भी कसौटी होता है। और कितना कसौटी होगा वो सारा देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।